हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 3.2 के सवाल को देखेंगे। यदि आप देखना चाहेंगे तो इसके पहले के जो भी पाठ हैं उनकी सभी प्रश्नावली, उनमें जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को बाकायदा हल करके इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल, जिसमें पहला हमारा सवाल यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस पाठ के परिचय को नहीं जानते हैं तो सवाल को लगाने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप इस पाठ के परिचय वाले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि क्या होता है, दो चर क्या होता है, चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, युग्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, अगर मैं बता दूं दो चर यानी चर क्या होते हैं, चर वो होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड जो भी, कभी भी आप देखेंगे किसी भी हर सवाल में एक्स दिया होता है, एक्स का मान निकालिए, हम मान लेते हैं माना वह नंबर एक्स है, ऐसे कुछ करके, तो हमेशा एक्स का मान एक नहीं आता है, हमेशा एक्स का मान बदलता रहता है। जैसे एक्स का मान 5 आया, फिर एक्स का मान कुछ और आएगा, एक्स मान, तो हमेशा एक्स का मान बदलता रहता है। एक्स क्या है, चर है। एक्स वाई जेड जो भी होते हैं वो चर होते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। और चर क्या होती है, वो संख्या है जो कांस्टेंट होती है, जो गलती नहीं, जैसे कि 5, 6, 7, 8 जो भी गिनती होती है वो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पूछूँ ये कितना है, 8 है, ठीक है, ये कितना है, 8 है, फिर कहीं और जाकर पूछेंगे तो ये क्या है, 8 ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 हो जाएगा। ये कांस्टेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, अचर संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अगर बता दूं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, तो रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, एक होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो समीकरण है, दोनों में क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, एक है। इसका भी पावर एक, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ठीक है, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। युग्म में क्या होता है, मतलब दो समीकरण साथ में आएंगे, है ना, यहाँ पे दो समीकरण, यानी कि समीकरण का युग्म यानी समीकरण का पेयर, जोड़ा, ठीक है। तो आप इस परिचय वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन मतलब कि किसी एक को, ठीक है, दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को आप हल कीजिए, उसमें से किसी चर का, एक्स चर या फिर वाई चर का मान निकाल करके उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो किसी न किसी चर का मान हमारा आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं। चलिए हल कर लेते हैं ये पहला वाला सवाल। तो अब देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल दिया है, तो इसको मान लेंगे हम, यहाँ पे इसको मान लेंगे सर समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम यहाँ से जब हल करके स्टार्ट करेंगे, हल करना शुरू करेंगे, तो हम हल कर लेंगे पहले समीकरण को लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, ठीक। अब हमारा समीकरण नंबर 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 14। तो जब हम यहाँ से x चर का मान निकालेंगे तो ये जो y चर है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है, इस x का मान हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण रखेंगे। ये हमेशा याद रहे, जो समीकरण हम हल कर रहे हैं उसमें उस चर का मान नहीं रखना है। जैसे हम क्या हल किए हैं, पहला समीकरण हल किए हैं, तो पहले समीकरण में हम इसका मान नहीं रखेंगे, ठीक है, दूसरे समीकरण में रखेंगे। अगर दूसरा हल करेंगे तो पहले में रखेंगे, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, या फिर समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 4, x की जगह पे क्या रखेंगे सर, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से बराबर 4, माइनस माइनस आपस में क्या जाएगा, माइनस का 2y, ये 4 यहाँ पर, और ये जाकर क्या जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का चिन्ह लगता है, ये तो पता है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, जब पहले माइनस 2y हमारा है, यहाँ से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस घटता है और जो भी संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो भी चिन्ह होता है वो हम लगाते हैं। तो 14 का क्या है, माइनस में लगा देंगे माइनस, इस माइनस ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये गुणा आ जाएगा, क्या करेगा, भाग, तो y का मान बहुत ही आसान तरीके से हमारा आ जाएगा सर 5, ठीक है। y का मान हमारा 5 आ गया। अब इस y का मान आप 3 समीकरण में से किसी भी समीकरण में रखिए, x का मान हमारा आ जाएगा आसान तरीके से। तो अब देखिए सबसे आसान समीकरण कौन सा है, 3 वाला है,
तो हम इसी में रखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हमारा है क्या, x बराबर 14 माइनस का y। y का मान क्या है सर, 5 है, तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 14 माइनस 5 बराबर क्या आएगा, 9। तो आप इससे बहुत ही आसान तरीके से हमारे दोनों चर थे x और y, उसका मान यहाँ पे आ गया 9 और 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रतिस्थापन विधि से जो 3.2 का पहला सवाल था, पहला सवाल हमारा यहाँ पे हल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 2 बोर्ड पर है। सवाल को लगाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, यदि आपको मैथ में या फिर किसी और सब्जेक्ट को लेकर के डिफिकल्ट लगता है, आप सवाल नहीं लगा पाते हैं या फिर इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है, उसमें थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, रुचि बढ़ाइए, ताकि आपको जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, वो थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे कि अगर मैथ आपको डिफिकल्ट लगता है, तो पहले आप क्या कीजिए, शुरू में आप किताब से सवाल लगाइए और उसमें से कुछ ऐसे सवाल लगाना है आपको जो आपको आ रहे हो अच्छे तरीके से। ठीक है, जो शुरू में ऐसा तो है नहीं कि एक भी सवाल नहीं आएगा, कुछ तो सवाल होगा, तो कुछ ऐसे सवाल लगाइए जो सवाल आ रहे हैं। और जो सवाल अगर नहीं आ रहा है शुरू में, उस सवाल को तुरंत स्किप करना है, उसको पेंसिल से मार्क कीजिए, स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए उसके बारे में। तो ऐसे क्या होगा कि जैसे आप जो भी सवाल आ रहा है पहले उसको लगाएंगे, फिर जो आ रहा है उसको लगाएंगे, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। हम क्या करते हैं, पहले जो भी कठिन सवाल होता है उसको ले लेते हैं, फिर नहीं आता है, बोरिंग लगने लगता है, छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट फिर मान लेते हैं बहुत ही डिफिकल्ट है, मैथ बहुत ज़्यादा कठिन है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन है, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाइए, फिर वो क्या है, आपको वो सब्जेक्ट दिलचस्प लगने लगेगा और आप आसान तरीके से उसको करने लगेंगे। इंटरेस्ट होने की वजह से ही क्लास में टीचर के होने के बावजूद भी हम आराम से बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करने में हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होने की वजह से ही क्या करते हैं हम, कि कहीं भी अगर घूमने जाना हो तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट दिखाइए, फिर उसके बाद वो आसान लगने लगेगा सब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा सवाल दिया है, बोर्ड पर है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको भी उसी प्रकार से हल करना है, बहुत ही आसान है। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, पहले इसको हम कर लेते हैं, अनुचित वजह से करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2s, सॉरी पहले पहला वाला उतार लेते हैं, हाँ, s माइनस या फिर साइड में करते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं इसको, तो s माइनस टी हमारा एस टी रहेगा सर। ठीक है, बराबर 3, और इसको जो करेंगे तो आएगा हमारा 2s प्लस 3t। ठीक है, 2s प्लस 3t, और ये क्या हो जाएगा, नीचे हमारा मल्टीप्लाई 6 होगा। ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 6 जाकर मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ये आपको, कोई दिक्कत है? ये तो भिन्न का जोड़ है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आएगा हमारा 6, और ये 6 भाग है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 6 का पारा 6 में 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ से मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर से हम वही काम करेंगे, इस समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जब हल करना शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, लिखिए समीकरण 1 को हल करने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3। तो अगर हम यहाँ से s का मान निकाल लेंगे तो s का मान क्या आएगा, t उधर जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब इस s का मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। s की जगह पे रखना है 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका दोनों में, जो ब्रैकेट में है सबके में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 क्या जाएगा सर 6,
और इसमें हो जाएगा 2t प्लस का 3t इक्वल टू 36। ठीक, तो अब इसका कर लेते हैं। जिसके पास चर संख्या t है आपस में जुड़ जाएगा और इसको भेज देंगे इधर। तो 2t 3t में हो जाएगा 5t इक्वल टू 36, ये है प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, तो 5t इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे क्या आएगा सर 30। जब यहाँ से t का मान निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो t का मान हमारा आ जाएगा 6। 5 छक्के क्या होता है 30 होता है। तो t जो चर था हमारा, उस चर का मान क्या आ गया 6 आ गया। अब इस t का मान हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण रख देंगे, हमारा s का मान आ जाएगा। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं तीसरे वाले से। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, s बराबर 3 प्लस का t। s बराबर क्या है 3 प्लस का t, तो t की जगह पे रखेंगे हम 6, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू क्या है हमारा 9। तो दो चर इसमें दिए गए थे, एक था s और एक था t, दोनों का मान आ गया, एक का 9 और एक का क्या है सर 6 आया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसको हम कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए।